जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस को समराइज करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर टोटल कितनी केमिकल रिएक्शंस थी? 10 केमिकल रिएक्शंस थी। उस 10 केमिकल रिएक्शन के एंड में क्या बना? पायरुविक एसिड बना था। यस, ये देखो, ये पायरुविक एसिड बना है ना। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने एट द एंड? 2 मॉलिक्यूल बने ग्लाइकोलिसिस के। फाइन। फिर ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस में एटीपी की सिंथेसिस हुई क्या? बिल्कुल एटीपी की सिंथेसिस हुई। लेकिन ये जो एटीपी की सिंथेसिस हुई, ये 2 वे में हुई। एक तो डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस हुई। डायरेक्ट एटीपी कहाँ सिंथेसिस हुई? ये देखिए, इस रिएक्शन को देखिए, जिसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब इसमें ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, मतलब इसका 2 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप है ना। लेकिन अब इसमें तो सिर्फ 3rd पोजीशन पे ही फॉस्फेट ग्रुप है ना। इसका मतलब एक इसका फॉस्फेट ग्रुप कहाँ गया? तो वो ADP के अंदर ऐड हो गया और ADP से वो ATP बन गया। तो 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे 2 ATP। तो पहले यहाँ पर 2 ATP बन रहा है, ठीक है। 2 ATP की सिंथेसिस हुआ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर ये लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस देखिए, इसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो यहाँ का फॉस्फेट ग्रुप इधर आकर के ADP में ऐड हो गया, ये ATP बन गया। 2 ATP यहाँ पर भी बने, तो यहाँ पर 4 ATP की सिंथेसिस हुई। ये जो ATP की सिंथेसिस है ना, ये डायरेक्टली हो रही है, ये सबस्ट्रेट के हेल्प से हो रही है। इसलिए इस ATP की सिंथेसिस को हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट के हेल्प से फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फिर क्या है कि इस ATP के इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में आप देखिए, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, तो उसमें एक NADH की भी सिंथेसिस हुई। तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कितने बने? 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने, तो 2 NADH का भी फॉर्मेशन हुआ। ये NADH जो होता है ना, इस NADH से इनडायरेक्टली ATP की सिंथेसिस होती है। अब वो क्यों, कैसे होती है, वो तो हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये जो NADH होता है, ये अब एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है मतलब भाई ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो NAD+ बनता है, और इस इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर ATP की सिंथेसिस होती है। ये इनडायरेक्ट ATP सिंथेसिस है, जिसमें एक NADH जो होता है, 1 NADH जो होता है, ये लगभग 3 ATP को सिंथेसाइज करवाता है। तो उधर कितने NADH बने थे? 2 NADH बने थे ना, इधर देखिए 2 NADH बने थे ना, 2 NADH बने हैं ना। तो 2 NADH से कितने ATP बनेंगे? 2 NADH से हमारे 6 ATP बनेंगे ना। यस, तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो डायरेक्टली यहाँ पर 4 ATP सिंथेसाइज तो हुए, लेकिन उस 4 ATP में से 2 ATP यूज़ तो भी तो हो गए ना। तो डायरेक्टली हम कहेंगे टोटल 2 ATP की सिंथेसिस हुई है ना। 2 ATP यूज कर गए, 4 में से 2 गया, 2 बचे, फाइन। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखते हो तो इधर से हमें 6 ATP मिल जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। देखो, ये है फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें ATP इन्वेस्ट होता है, ATP यूज होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस है। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है, इसमें भी ATP यूज होता है। देखो, ये ATP, ये जो ग्लाइकोलिसिस के कंट्रोल करने का ना, ये मेन स्टेप है। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। कौन सा मेन कंट्रोलिंग स्टेप है? तो थर्ड स्टेप है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, इसमें फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है इसका आइसोमराइजेशन होता है और उस आइसोमराइजेशन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। फिर देखें, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है। फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है। लेकिन इसमें इस 6th रिएक्शन को देखिए, इस 6th रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 ATP की 2 NADH की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 ATP की सिंथेसिस हो रही है। 2 ATP की सिंथेसिस क्यों हो रही है तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और ये फाइनल्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक वाटर भी बन रहा है और ये फाइनल स्टेप जो है, इस फाइनल स्टेप में भी 2 ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट टोटल कितना ATP हुआ, 2, और ATP बना कितना, 4 माइनस 2 बच गया हमारे पास। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP की सिंथेसिस होती है और 2 NADH की सिंथेसिस होती है। अब इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। स्टेप इन विच ATP यूज्ड, तो देखो स्टेप 2 स्टेप है ना। एक तो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में ATP की सिंथेसिस हो रही है जिसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। और दूसरा इधर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है जिसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इन 2 स्टेप्स में क्या होता है, ATP का यूटिलाइजेशन होता है। स्टेप इन विच NADH फॉर्म्ड, तो भाई ये देखो, ये जो 6th स्टेप है इसमें NADH की सिंथेसिस होती है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 6th स्टेप में NADH की सिंथेसिस होती है। स्टेप इन विच ATP सिंथेसिस अकर, तो भाई देख लो 2 जगह ATP की सिंथेसिस हो रही है। एक 7th स्टेप में ATP की सिंथेसिस हो रही है। कैसे हो रही है, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इससे बन रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। इस स्टेप में ATP की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, फिर मतलब 2 ATP की सिंथेसिस हो रही है। देन इन लास्ट स्टेप में क्या है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, उससे क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। तो इस स्टेप में भी 2 ATP की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, व्हाट इज़ फर्स्ट एंजाइम इन दिस ग्लाइकोलिसिस, तो देखो फर्स्ट एंजाइम इन द ग्लाइकोलिसिस जो होता है, जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनवाता है, और ये एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। यस, ये एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। ठीक है, लास्ट एंजाइम आपसे पूछा जाए तो लास्ट एंजाइम इधर है जो ATP की सिंथेसिस करवा रहा है, इसका नाम क्या है, पायरुवेट काइनेज है। व्हाट इज़ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है पायरुविक एसिड। यस, इट्स अ पायरुविक एसिड। कितने पायरुविक एसिड बन रहे हैं, तो टोटल 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं। इस पूरे ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें इरिवर्सिबल स्टेप कौन कौन सा है, चलिए इरिवर्सिबल स्टेप्स को देखते हैं। देखो इरिवर्सिबल स्टेप की अगर बात करते हो तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ये रिवर्सिबल स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये तो रिवर्सिबल स्टेप होता है। फिर जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। ये जो होता है ये फिर इरिवर्सिबल स्टेप होता है। और फिर जैसे ही आप ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से नीचे जाओगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये रहा, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, ये भी रिवर्सिबल स्टेप होता है, ये भी रिवर्सिबल स्टेप होता है। तो इरिवर्सिबल स्टेप कौन कौन से हो गए, एक तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया इरिवर्सिबल स्टेप, है ना। फिर ये स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, ये इरिवर्सिबल स्टेप हो गया। फिर ये लास्ट के जो 2 स्टेप हैं ये भी इरिवर्सिबल स्टेप हो गए। यस, फिर आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, विच सेल ऑफ द ह्यूमन डिपेंड ऑन ग्लाइकोलिसिस फॉर सर्वाइवल।
मतलब ये कौन सा सेल है जिसमें एटीपी सिंथेसिस के लिए सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है? तो वो सेल है स्टूडेंट रेड ब्लड सेल। क्योंकि देखो रेड ब्लड सेल जो होता है ना, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है सिर्फ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो एटीपी की सिंथेसिस होती है ना। यस, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही एटीपी की सिंथेसिस होती है। अगर बाकी आगे का जो प्रोसेस करना है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें होता नहीं है, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से ग्लूकोज को यूज करके और उसको ग्लाइकोलिसिस में यूटिलाइज करके एटीपी बनाता है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन ऑल एक्सेप्ट, तो भाई देखिए ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये इकोलाई में तो होगा, चूँकि इकोलाई क्या है, प्रोकैरियोट है। मसल सेल में तो होगा, ये यूकैरियोटिक सेल है। अमीबा में होगा, ये भी यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है विच इज़ फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड, इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। इन ग्लाइकोलिसिस एनर्जी सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ, तो भाई देखो ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी जो होता है ग्लूकोज एटीपी के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। यस, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और NADH के फॉर्म में भी सिंथेसाइज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। हाउ मेनी एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो भाई देखो 2 एटीपी तो बन गए। अब कोई बोलेगा कि सर एटीपी तो 4 बने थे। भाई 4 बने थे तो उसमें से 2 यूज भी तो हो गए ना, तो बचे कितने? 2 एटीपी ही बचे ना। ठीक है, 2 एटीपी तो बने, 2 एटीपी बने और 2 NADH भी तो बने थे ना। 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, सो 2 NADH इज इक्वल टू 6 ATP। तो टोटल हमें मिल गया एरोबिक रेस्पिरेशन से अगर जाओगे ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट को, तो ये हमें मिल जाएंगे 8 ATP मिल जाएगा। हाउ मेनी ATP फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस बाई एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन है मतलब क्या है, जो NADH है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा 2 ATP। देखो जो कैंसर सेल होते हैं ना, कैंसर सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से खूब सारा ग्लूकोज यूज करता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ATP कम बनता है ना, इसलिए जो कैंसर सेल है उसका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। फाइन, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज़ एनर्जेटिक्स, विच काइंड ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस। अब चलें एक बात और यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज़ कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। चलिए कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। तो भाई देखो मैंने आपको बताया था कि एलोस्टोरिक एंजाइम क्या होते हैं, नहीं बताया था तो फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एंजाइम है ना, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है और सबस्ट्रेट जो है उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज दिस इज सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एलोस्टोरिक एंजाइम होते हैं ना, उनके पास एक और साइट होता है जिसको एलोस्टोरिक साइट कहते हैं। अब ये जो एलोस्टोरिक साइट है, जैसे मान लो ये यहाँ पे एलोस्टोरिक साइट है, तो इस एलोस्टोरिक साइट में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं जिनको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर। ये छोटे मॉलिक्यूल जो मॉड्यूलेटर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दे कैन इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी और दे कैन डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं उनको कहते हैं हम पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, और जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं निगेटिव मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो एलोस्टोरिक मॉड्यूलेशन के थ्रू ग्लाइकोलिसिस में रेगुलेशन होता है। देखो ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना, तो इसमें एंजाइम कौन सा पार्टिसिपेट हुआ, हेक्सोकाइनेज। ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इसका निगेटिव मॉड्यूलेटर है इसका प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को निगेटिवली तुरंत रेगुलेट कर देगा। फाइन, फिर ये जो थर्ड स्टेप है सुपर इम्पॉर्टेंट है, जो मेन कंट्रोलिंग है, इसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। इसमें ATP यूज होता है, ATP यहाँ पर निगेटिव मॉड्यूलेटर होता है। यस, ATP का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन जो ADP होता है वो जो होता है, या
या फिर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो होता है, ये जो दोनों मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर का काम करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट रिएक्शन को देखते हैं जिसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है। ये जो रिएक्शन है इसका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यस, दिस मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है, वो इधर लास्ट रिएक्शन का पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होता है। नेगेटिव मॉड्यूलेटर एटीपी होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। फाइन। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है उसका एलेस्टोरिक रेगुलेशन कैसे होता है, जो मेन रेगुलेशन होता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एनर्जी के पॉइंट से कौन कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं, वो कितने बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ये भी हमने देख लिया। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे।